चलिए। अ मंगलाचरण। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोहे सवसाहुणम्। सम्यज्ञान चंद्रिका का जो मंगलाचरण है उसका तीसरा छंद। सिद्ध शुद्ध साधित सहज स्वरस सुधारस धार, समय सार शिव सर्वगत, नमत हो सुखकार। हाँ जी। गुणस्थान प्रवेशिका और हमारी अभी तक की सातवें गुणस्थान तक पूरी चर्चा हो चुकी है। सातवें गुणस्थान तक जीवों की क्या दशा होती है, कषायों का कर्मों का क्या परिणमन होता है और जीव के कैसे परिणाम होते हैं, उन सबको अभी तक हमने देखा है। आप लोगों को ख्याल में है विषय पूरा? कहीं पे कुछ डाउट या कंफ्यूजन अभी तक कुछ हुआ है? बहुत बढ़िया। अम, आज के विषय पर अपन आगे बढ़ते हैं। मुझे एक करेक्शन आप लोगों को बताना है, वो मैं आप लोगों को अभी बता देती हूँ। अ, कल की जो हाँ, कल की हमारी जो चर्चा हुई थी, कल नहीं, जो पिछली क्लास में जो हमारी चर्चा हुई थी उसमें हमने देखा था कि जब कोई मुनिराज है और वे सातवें गुणस्थान का जो सातिशय अप्रमत्त विरक्त गुणस्थान है उसमें वो उनका यदि क्षारोपशमिक चारित्र हो तो वे औपशमिक चारित्र में कन्वर्ट करके और उनका वहाँ अधःकरण प्रारंभ हो जाता है। और अधःकरण की हमने कुछ आवश्यक क्रियाएं देखी थी। उसमें एक बात जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, उसमें आया था कि अधःकरण में जो जीव होते हैं उस सातिशय प्रमत्त अप्रमत्त विरत यानी कि अधःकरण की जो अवस्था बनती है उसमें जो जीव होते हैं उनमें जो जीव आगे पीछे होते हैं जिन्होंने अभी शुरुआत ही की है और जो उस समय उस अधःकरण की दशा में दूसरे तीसरे चौथे समय में कोई भी समय में आगे हो, पहले समय में ना होकर के कोई अन्य समय में हो, तो अधःकरण की ऐसी विशेषता है कि वहां पे उन दो जीवों के जो थोड़े आगे बढ़ गए हैं और जिनका भी पहला ही समय है, उन दोनों के परिणाम सदृश यानी समान भी हो सकते हैं और विसदृश यानी असमान भी हो सकते हैं। आप लोग चाहे तो मैं तो रेकमेंड करूंगी कि आप लोग इसे एक डायग्राम के वे में बना सकते हैं। जैसे मैंने एक बनाया है तो मैं आप लोग को दिखा सकती हूँ। अम, देखिए, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ये है अधःकरण जिसमें पहले समय में और ये तीसरा समय है। इन दोनों में जीवों के परिणाम समान भी है और असमान भी है। ये है अधःकरण। मैंने इसलिए कहा डायग्राम बनाने क्योंकि अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण में कुछ अंतर होता है और ये तीनों करणों का मतलब ही ये होता है कि जहाँ पर परिणाम की अपेक्षा से इनका नाम रखा जाता है। तो जैसे जिनके भिन्न समयवर्ती परिणाम समान भी हो या असमान भी हो, सदृश भी हो या विसदृश भी हो, उसे अधःकरण कहते हैं। फिर अपूर्वकरण अभी आठवें गुणस्थान का हम देखेंगे उसमें। ठीक है। अभी इसमें कुछ आवश्यक कार्य थे जो हो रहे थे। जो विशेषता में समय समय प्रति अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ती जा रही थी। स्थिति बंधापसरण यानी कि जो नवीन कर्म बंध हो रहा था उनकी स्थिति कैसे हो रही थी कि प्रति समय उनकी स्थिति घट घट करके बंध रही थी। बराबर। जैसे इस समय उनकी मान लो 10 वर्ष की स्थिति वाला बंदा तो अगले समय में 9 वर्ष की स्थिति वाला बंदेगा, फिर 8 वर्ष की स्थिति वाला। इस प्रकार से घटता हुआ ही स्थिति बंद होगा। उसे क्या कहते हैं? स्थिति बंधापसरण। स्थिति बंधापसरण में ध्यान रखना है एक इम्पॉर्टेंट चीज कि उसमें नवीन कर्म जो बंध रहे हैं उसकी बात चल रही है, क्योंकि आगे चल करके एक स्थिति कांडक घात आएगा, वो उसका थोड़ा सा डिफरेंस है, वो देखेंगे आज अपन। ठीक है। तो स्थिति बंधापसरण हो रहा है। फिर प्रशस्त प्रकृतियों का अनंत गुणा प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ रही है
सॉरी प्रशस्तियां बढ़ रही है, और अप्रशस्त प्रकृति, पाप रूप प्रकृति का अनुभाग जो है वो क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। और आ, हाँ, ये चार चीजें हो रही है, ठीक है। फिर हाँ, एक करेक्शन जो मुझे आप लोग को बताना है, वो लाइन ढूंढ रही हूं मैं। जो 21 प्रकृतियों की बात आई थी, उसमें एक करेक्शन है। उसमें शायद चाची ने थोड़ा सा हिंट किया था, पर मैं कंफ्यूज थी, इसलिए मैंने उसमें उसको अदर वे राउंड ले लिया। जो 21 प्रकृतियों की बात की थी, और अभी आगे पूरे 8वें 9वें 10वें गुणस्थान में जो कुछ बात आएगी 21 प्रकृतियों की, वहां पर जो 21 प्रकृति है वो कौन कौन सी थी। 21 प्रकृतियों में मैंने कौन से बताए थे, पहले वो बताइए। माधुरी भाभी बोलिए। संतुलन की चार छोड़ के बाकी 30 प्रकृतियां। हाँ, तो वो संज्वलन की इंक्लूड होगी, और अनंतानुबंधी की चार एक्सक्लूड होगी। क्योंकि जैसा कि चाची ने पिछली क्लास में हाईलाइट किया था कि अनंतानुबंधी की चार की क्या हो जाती है, विसंयोजना, वो चली ही जाती है, उन्होंने कहा था। तो विसंयोजना हो जाना, उसका मतलब ये हुआ था कि अनंत अनुबंधी भले ही सत्ता में है, लेकिन उसकी पर्याय जो है, मतलब उसकी जो दशा है वो बदल गई है। अब वो प्रत्याख्यानावरण, अप्रत्याख्यानावरण और संज्वलन रूप है। तो बेसिकली देखा जाए तो अनंतानुबंधी के वे में सत्ता में नहीं है। वो अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन कषाय के और नो कषायों में कन्वर्ट हो जाती है। इसका नाम है विसंयोजना। तो अभी हाल फिलहाल जीव की सत्ता में ये 21 प्रकृतियां हैं, वो अनंतानुबंधी की चार जा चुकी है, ठीक है। तो जो कुछ भी जहां भी 21 प्रकृतियों की बात आएगी, वो 21 प्रकृतियां अनंतानुबंधी चतुष्क छोड़ करके 21 प्रकृतियों की बात आने वाली है। ये एक करेक्शन आप लोग को, ये मेजर करेक्शन था, लिख लीजिए आप लोग, कंफ्यूज नहीं हो इसलिए एग्जाम टाइम पे। आज आप लोगों को नोट डाउन बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी, तो स्पीड थोड़ी फास्ट रखना, उपयोग बहुत सूक्ष्म रखना, और क्या कहते हैं, ग्रास्प करने की जो आपकी पावर है उसको थोड़ा सा मजबूत रखना है आज। क्योंकि आज हमें पूरे 6 गुणस्थान कंप्लीट करने हैं, बहुत ज्यादा विषय नहीं है। तो क्या बोला अभी? अभी आपने क्या बोला? अनंतानुबंधी की चार विषयोजना हो जाती है, बस वही लिखना है हाँ, ना? हाँ, 21 प्रकृतियों में अनंतानुबंधी चतुष्क हटा करके बाकी 21 प्रकृतियां, उनकी बात यहाँ सब जगह चलेगी। अभी सेम पॉइंट आगे आएगा अपूर्वकरण में। हाँ, अभी इसमें हम्म। एक बात और ध्यान रखनी है। जब श्रेणी चढ़ी जाएगी 8वें गुणस्थान से उपशम श्रेणी या क्षपक श्रेणी, उसमें ये बात नहीं सोचनी है कि जो ये 21 प्रकृतियां हैं उनका या तो उपशमना हो रही है या क्षयपना हो रहा है। पूरी प्रकृतियों का उपशम 11वें गुणस्थान में होता है, और पूरी प्रकृतियों का क्षय 12वें गुणस्थान में होता है। उसके पहले क्या होता है, तो उसके पहले क्षयोपशम ही होता है। तो क्षयोपशम कैसे हो रहा है, जैसे हमने देखा था 5वें गुणस्थान में अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदयाभावी क्षय और सदवस्था रूप उपशम, और प्रत्याख्यानावरण का उदय। वैसे ही 6ठे गुणस्थान में प्रत्याख्यानावरण का उदयाभावी क्षय, सदवस्था रूप उपशम और संज्वलन कषाय का तीव्र उदय। ऐसे ही 7वें गुणस्थान में अप्रत्याख्यानावरण का सदावस्था रूप उपशम और उदयाभावी क्षय और संज्वलन कषाय कषाय का मंद उदय। 8वें में देखेंगे तो मंद तर उदय। इस प्रकार से क्षयोपशम ही हो रहा है इन प्रकृतियों में, भले ही श्रेणी चढ़ी जा रही है तो भी इन प्रकृतियों का क्षयोपशम ही हो रहा है। जहां पर संज्वलन का तीव्र, मंद, मंदतर, मंदतम और सूक्ष्म लोक इस प्रकार से उदय रहता है, और बाकी की प्रत्याख्यानावरण तक की जितनी प्रकृतियां हैं उन सबकी सदावस्था रूप उपशम और उदयाभावी क्षय होता है। तो श्रेणी चढ़ने का क्या मतलब है और उपशम और क्षय हो रहा है उसका क्या मतलब है, वो आज अभी देखेंगे, ठीक है। ये एक पॉइंट है जो दिमाग में रख के पढ़ना है सारी चीजें। अब अपन बढ़ते हैं, 8वें गुणस्थान की ओर बढ़ते हैं। अ, हाँ, अपूर्व करण गुणस्थान। अ, गोमट जीव कांड गाथा 50 में इसकी परिभाषा आई है। अंतो मुहूर्त कालम गमियुणद्धापवत् कर्णं तम परिसमयं सुच्छन्तो
अपुपकरणं सम्मील्ययि अधः प्रवृत्तकरण संबंधी अंतर मुहूर्त काल पूर्ण कर प्रति समय अनंत गुणी शुद्धि को प्राप्त हुए परिणामों को अपूर्व करण गुणस्थान कहते हैं। इसमें अनुकृष्टि रचना नहीं होती है। तो अधाकरण हुआ सातवें गुणस्थान के दूसरे भाग में। वो काल जैसे ही पूरा होता है, उस काल के पूरे होते ही प्लस परिणामों में अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ती जा रही है, उस काल को क्या कहेंगे? अपूर्वकरण गुणस्थान कहेंगे। उस समय के परिणाम को क्या कहेंगे? अपूर्वकरण गुणस्थान कहेंगे। और इस गुणस्थान में अनुकृष्टि रचना नहीं होती है। अनुकृष्टि रचना हमने प्रश्नोत्तर में अच्छे से देखा था, तो यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं करेंगे। इतना ही समझना है कि यह अनुकृष्टि रचना नहीं होती है। इस गुणस्थान का पूरा नाम है अपूर्वकरण प्रविष्ट शुद्धि संयत गुणस्थान। भेद: पूर्वोक्त चारित्र मोहनीय की 21 प्रकृतियां, उनके नाम आ गए। 4 अप्रत्याख्यानावरण, 4 प्रत्याख्यानावरण, 4 संज्वलन और 9 कषाय। उपशम तथा क्षय की अपेक्षा से इस गुणस्थान के भी उपशमक और क्षपक दो भेद होते हैं। तो अपूर्वकरण गुणस्थान के दो। अब आप लोग को ध्यान होगा कि उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी के ये 8 9 10 11, 8 9 और 10, 11 और 12। तो उपशम श्रेणी के 11 होगा, 11 आएगा, और क्षपक श्रेणी के 12। इस प्रकार से चार चार गुणस्थान दोनों में बटे हैं। तो यहां से दो दो भेद होंगे, या तो उपशमक होने से उपशम श्रेणी, क्षपक होने से क्षपक श्रेणी। इस प्रकार से दो भेद है। अब अपूर्वकरण प्रवेश शुद्धि संयत संबंधी स्पष्टीकरण। अपूर्वकरण का क्या अर्थ है? अ यानी नहीं, पूर्व यानी पहले, इसलिए अपूर्व यानी अत्यंत नवीन, करण यानी परिणाम, अर्थात पूर्व में कभी भी प्रकट नहीं हुए ऐसे अत्यंत नवीन शुद्ध परिणाम। प्रविष्ट यानी प्रवेश प्राप्त, जो इसमें कर चुके हैं, ऐसे प्रविष्ट। शुद्धि यानी शुद्धोपयोग। और संयत यानी स्वरूप में सम्यक्तया लीन। तो क्या कह रहे हैं कि चारित्र मोहनीय की 21 प्रकृतियों के उपशम और क्षय में निमित्त होने वाले पूर्व में अप्राप्त, मतलब अपूर्वकरण में ऐसे परिणाम हो रहे हैं जो कभी पहले नहीं हुए, ऐसे अपूर्व परिणाम, पूर्व में अप्राप्त, विशिष्ट वृद्धिंगत, यानी कि प्रत्येक समय में उनकी जो शुद्धि है वो विशिष्ट रूप से बढ़ रही है। शुद्धोपयोग परिणाम है, वहां शुद्धोपयोग ही है, प्योरली कोई दूसरा उपयोग नहीं है। उससे युक्त जीव को अपूर्वकरण प्रविष्ट शुद्धि संयत गुणस्थान कहते हैं। फिर देखिए सम्यक्त्व। यहाँ पर सम्यक्त्व कौन सा होगा? तो या तो द्वितीयोपशम सम्यक्त्व होगा या क्षायिक सम्यक्त्व होगा। ये पूरी चीज कहाँ तक चलेगी? 10वें गुणस्थान तक, या तो द्वितीयोपशम या फिर क्षायिक सम्यक्त्व। 11वें गुणस्थान में द्वितीयोपशम ही रहता है और 12वें गुणस्थान में क्षायिक सम्यक्त्व ही रहता है, लेकिन उसके पहले तक कोई दोनों हो सकते हैं। अब चारित्र। चारित्र मोहनीय का पूर्ववत क्षयोपशम होने के कारण यह क्षयोपशमिक चारित्र ही है। तो चारित्र क्या कहलाएगा? क्षयोपशमिक चारित्र। पूर्ववत क्या था? पूर्ववत कैसे यहाँ पर घटित करेंगे? कौन बताएगा? पूर्ववत कह रहे हैं क्षयोपशम, तो वो कैसा घटित होगा यहाँ पर? जो सातवें आठवें छठवें में हुआ था, कैसा होगा यहाँ पर? कौन बताएगा? आठवें गुणस्थान में संज्वलन का कैसा उदय होता है? मंद तर, बराबर। मंदतर उदय लिखा भी है ब्रैकेट में। तीव्र स्थान पर मंदतर मात्र परिवर्तन करके छठवें गुणस्थान में। छठवें गुणस्थान में क्या आया था चारित्र का डेफिनेशन? छठा छठे गुणस्थान में तीव्र उदय आएगा, प्रमथ विरत। नहीं नहीं, टेबल में नहीं लिखा हुआ। क्षयोपशम हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है? कोई तो बोलिए।
कीजिए, अनम्यूट कीजिए, बोलिए, कोई भी बोलिए। हाँ चाची बोलो। हाँ, प्रत्याख्यानावरण का उदय भविष्य है। मतलब वो क्या बोलते हैं। अप्रत्याख्यानावरण की बात ही नहीं है अभी, प्रत्याख्यानावरण की बात होगी, छठा गुणस्थान। प्रत्याख्यान। हाँ, तो क्या प्रत्याख्यानावरण का होगा? उदय, मतलब उदय भविष्य है। हाँ, है और ना। और सदवस्था रूप मतलब। भविष्यकालीन। हाँ, भविष्यकालीन उदय में आने योग्य, मतलब जो कर्म है। प्रत्याख्यानावरण कषाय का हाँ, प्रत्यक्ष। सदवस्थ। हाँ, सदवस्था रूप उपशम है। और उदय किसका है? और संजलन का उदय। कौन सा उदय? मंद तीव्र मंद है, तीव्र तीव्र उदय, संजलन का कहाँ तीव्र पे उदय। तीव्र उदय, कहाँ पर? छठवें गुणस्थान में। और यहाँ आठवें में क्या होगा? मंदतर। मंद तर। तर, मंदतर उदय, बहुत बढ़िया। हम्म, यानी कि यहाँ पर भी क्षयोपशम चारित्र घटित हो रहा है, क्षयोपशमिक चारित्र। तो क्या हो रहा है कि वही प्रत्याख्यानावरण कषाय है, उसका उदयाभावी क्षय और सदावस्था रूप उपशम। तो उदय किसका है? तो संज्वलन कषाय का है, लेकिन छठे में हम्म, तीव्र उदय था, सातवें में मंद उदय था, और अभी आठवें में मंदतर उदय है। बस इतना फर्क है, ठीक है। आगे देखते हैं। तथा क्षपक सॉरी उपशम व क्षपक श्रेणी का आरोहक होने से यह क्रमशः उपचार से औपशमिक अथवा क्षायिक चारित्र भी कहा जाता है। यहाँ पर श्रेणी उस तरह की चढ़ी जा रही है, इसलिए यहाँ पर उपचार मात्र से क्षपक या उपशम चारित्र कहा जाएगा। लेकिन वास्तव में कर्म की प्रकृतियों में क्षयोपशम घटित हो रहा है, इसलिए है तो ये क्षयोपशमिक चारित्र, परंतु भविष्य में यानी कि 11वें या 12वें गुणस्थान में उपशम या क्षय हो जाने के कारण आठवें गुणस्थान से ही उपचार कर दिया जाता है कि भाई, फॉर एग्जाम्पल, कोई डॉक्टर की पढ़ाई करता है तो डॉक्टर बना नहीं होता है, लेकिन डॉक्टर बनने वाला है वो, तो अभी से उसको डॉक्टर कह दिया जाता है। वैसे ही अभी कर्मों का उपशम या क्षय नहीं हुआ है, अभी तो क्या हो रहा है? सदावस्था रूप उपशम, उदयाभावी क्षय और उदय। लेकिन चूंकि 11वें में कंप्लीट उपशम और 12वें में कंप्लीट क्षय होगा, उस अपेक्षा से उपचार से पहले से ही उनको क्षायिक चारित्र या औपशमिक चारित्र कहा जाता है। लेकिन वास्तव में तो यहाँ पर कौन सा चारित्र है? क्षायोपशमिक चारित्र है, ठीक है। फिर देखिए आगे, काल की अपेक्षा विचार करेंगे तो अंतर मुहूर्त काल इसका है, मरण की अपेक्षा से जघन्य काल। एक समय कोई अगर इस गुणस्थान में आके यदि मरण को प्राप्त होते हैं तो मिनिमम एक समय वो ठहरेंगे और उनका मरण हो जाएगा, और मैक्सिमम काल अंतर्मुहूर्त। देखिए, छठे से लेकर के 10वें गुणस्थान तक का पूरा काल अंतर्मुहूर्त ही है, लेकिन जैसे जैसे गुणस्थान बढ़ता जाता है वैसे वैसे अंतर्मुहूर्त का काल भी कम होता जाता है। छठे गुणस्थान का सातवें गुणस्थान से डबल कहा जाता है, वैसे ही सातवें का आठवें से डबल तो नहीं लेकिन कुछ कम। आठवें गुणस्थान का काल आठवें गुणस्थान की अपेक्षा नौवें गुणस्थान का अंतर्मुहूर्त का जो काल है वो और घटता है, ऐसे ही 10वें गुणस्थान में और घटता। तो ये घटता जाता है, लेकिन हर एक का गुणस्थान का काल भी अंतर्मुहूर्त है। सबका मिला करके भी अगर अपन बोलेंगे कि कलेक्टिवली छठे से लेकर के 10वें गुणस्थान तक का काल क्या है, तो वो भी अंतर्मुहूर्त ही निकलेगा, क्योंकि अंतर्मुहूर्त के ही बहुत सारे भेद होते हैं, ठीक है। फिर गमनागमन, यहां से ऊपर की ओर गमन नौवें में होता है, और नीचे की ओर गमन गिरते समय, श्रेणी से गिरते समय सातवें में होता है, बराबर। मरण की अपेक्षा विग्रह गति में चतुर्थ गुण स्थान में भी गमन होता है, यानी कि जब जाएंगे। हाँ मैं, सॉरी कॉल आ गया था एक। अह, हाँ, तो कह रहे हैं कि जाएंगे तो ऊपर, अंतर्मुहूर्त का काल कंप्लीट करके ऊपर जाएंगे नौवे में, और जब गिरेंगे श्रेणी से तो अंतर्मुहूर्त काल कंप्लीट करके वो वापस आठवें से सातवें में चले जाएंगे। लेकिन अगर आठवें गुणस्थान में मरण हो जाता है तो फिर वो सीधे आठवें से चौथे में जाएंगे, उनका गुणस्थान गिर जाता है, वो चौथे में चले जाते हैं। विशेषता, यहाँ पर प्रति समय जीव की पर्याय में अनंत गुणी विशुद्धि होती है, ये सातवें गुणस्थान से ही प्रारंभ हो गया था। हाँ आंटी।
इसमें आगमन में कुछ नहीं आएगा? ये कौन से गुणस्थान है आगमन में? ये इनका गमन ही बताया, हाँ, तो आगमन कुछ नहीं आगमन वही बताया। है, 9वें से 8वें में आएंगे। यहाँ यहाँ से ऊपर की ओर गमन 9वें में, और नीचे की ओर गमन गिरते समय। हाँ, तो आगमन नहीं लिखा है, लेकिन गिरते हुए हाँ। जब वो गिरते हैं गुणस्थान से तो 9वें से 8वें में आते हैं वो, और 8वें से फिर 7वें में, इस प्रकार से। और यदि क्षपक श्रेणी वाले मुनिराज हो तो उनका आगमन वापस नहीं होता है, वे ऊपर ही जाते हैं। अच्छा, सिर्फ तो ये उपशम श्रेणी। 9वें से इनका आगमन 8वें में हो सकता है सर? हाँ, 9वें से 8वें में आ सकते हैं, 9वें आगमन से में ऐसे लिख 8वें में सकते ही हैं? आएंगे। यदि हाँ। मरण नहीं ओके। होता है तो, मरण हो हाँ जाता है तो हाँ। 9वें से भी चौथे में, 8वें से भी चौथे में। लेकिन मरण नहीं होता है और वे यदि उपशम श्रेणी चढ़ रहे हैं तो वो 11वें तक तो पहुंच जाते हैं, फिर 11 से 10, 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7, इस प्रकार से उनका गुणस्थान गिरता है। फिर इसकी विशेषता है, एक तो अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ती है, जैसे जैसे समय एक एक समय बढ़ता है वैसे वैसे अनंत गुणी विशुद्धि इंटू अनंत होता जाता है। यहाँ विशुद्धि का अर्थ वीतरागता एवं पुण्य परिणाम भी लेना है। तो यहाँ दोनों चीजें घटित होंगी। पूर्वबद्ध कर्मों का अनंत गुणा, सॉरी, असंख्यात गुणा स्थिति कांडक घात होता है। अब जैसा कि मैंने कहा कि स्थिति बंधापसरण होगा नवीन कर्मों का, यानी कि जब नवीन कर्मों का बंधन होता है तो वो कम कम स्थिति का, प्रति समय स्थिति घटती हुई फिर वो बंद होता है। लेकिन स्थिति कांडक घात जो है वो किसका हो रहा है? तो मेजर डिफरेंस यही है दोनों में, कि यहाँ पर जो सत्ता में पड़े हुए पूर्वबद्ध कर्म है उनमें जो कुछ कार्य हो रहा है वो स्थिति कांडक घात का किया हुआ है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो पूर्व में बंधे हुए कर्म थे जिनकी स्थिति ज्यादा थी, उनकी स्थिति कैसे असंख्यात गुना कम होने लग जाती है। असंख्यात गुना या अनंत गुना नहीं लेना है। तो मतलब स्थिति जो घट रही है वो असंख्यात गुना घटती जा रही है, मतलब इतनी कम 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 कम, इतना कम होता जा रहा है। फिर नवीन स्थिति बंध कम स्थिति अनुभाग वाला होता है, यानी कि ये तो सत्ता में पड़े हुए कर्मों की स्थिति घटती जाती है, उसका नाम है स्थिति कांडक घात। अब जो नवीन कर्मबंध हो रहा है, तो नवीन कर्मबंध का क्या हो रहा है कि स्थिति और अनुभाग घटता हुआ ही बंधता है ना। नवीन स्थिति बंध कम स्थिति अनुभाग वाला होता है। फिर वृद्धिंगत वीतराग परिणाम एवं कषाय की मंदता से पूर्वभत कर्मों का प्रति समय असंख्यात गुना अनुभाग कांडक घात होता है। तो जैसे स्थिति कांडक घात में पूर्ववत सत्ता में पड़े हुए कर्मों का स्थिति असंख्यात गुना घट रहा था, वैसे ही अनुभाग कांडक घात में भी पूर्ववत सत्ता में पड़े हुए कर्मों का जो अनुभाग है वो असंख्यात गुना घटता जाता है, उसका नाम है अनुभाग कांडक घात। तो ये कांडक घात जो है वो सत्ता में पड़े हुए कर्मों का है। अब चाहे अगर स्थिति कांडक घात है तो स्थिति कम हो रही है कितनी, असंख्यात गुना, और अगर अनुभाग कांडक घात है तो अनुभाग घट रहा है कितना, असंख्यात गुना। ठीक है। फिर गुण संक्रमण, सॉरी, 5वां पॉइंट, प्रति समय पूर्ववत कर्मों की गुण श्रेणी निर्जरा हो रही है। यानी कि पूर्ववत सत्ता में कर्म जो पड़े हुए हैं उनकी गुण श्रेणी निर्जरा, यानी कि एक समय में जितने कर्म की निर्जरा हो रही है उससे अधिक, उससे प्रति समय पूर्व। अब इसमें गुण श्रेणी में क्या था, अनंत था, आई गेस अनंत गुणी निर्जरा। हाँ, मैं फिर भी ये वाला कंफर्म करती हूँ। गुण श्रेणी निर्जरा में असंख्यात गुना है कि अनंत गुना है, लेकिन जो पूर्वबद्ध कर्म है उनकी जो निर्जरा हो रही है वो कैसी हो रही है, उनकी या तो अनंत गुण, मोस्ट प्रोबेबली अनंत गुणी है, कि अनंत गुणी निर्जरा के साथ वो निर्जरित हो रहे हैं। कौन? पूर्वबद्ध कर्म जो है उनकी क्या हो रही है, निर्जरा। कैसी हो रही है? गुण श्रेणी रूप, गुण श्रेणी रूप यानी अनंत गुणी निर्जरा होकर के वो, यानी कि अभी अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए 10 कर्म प्रकृतियों की हुई तो इंटू फिर 100 हो जाएगी, फिर 1000 हो जाएगी, इस प्रकार से। ये एक बहुत मोटा एग्जाम्पल है समझने के लिए। इसमें तो गुण एग्जाम्पल दिया श्रेणी। हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है बड़ी बुक में। हाँ किसी आदमी को आज पहले दिन 10 रुपए का लाभ हुआ, हाँ, वह 10 रुपए को लाभ प्रत्येक दिन 10 गुना बढ़ता रहता है, तो उससे 7वें दिन कितना लाभ होता है इसका निर्णय कर लेते हैं। इसी से वितरागता में अनंत गुणी वृद्धि का अनुमान हो जाता है।
ये हाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है। हाँ, तो इस प्रकार से उसमें एग्जाम्पल में 10-10 गुना बढ़ रहा है। यहाँ पर गुण श्रेणी है तो अनंत गुना बढ़ता हुआ यहाँ पर निर्जरा होती है। ठीक है, तो गुण श्रेणी निर्जरा, ये सारे पॉइंट्स आप लोग ध्यान में रखना है। हर एक गुण स्थान में अब क्या क्या मेन पॉइंट्स है, क्या क्या हो रहा है, वो ध्यान में आप लोग को मेन रखना है। अभी फिर है आ, छठवां पॉइंट, गुण संक्रमण, अर्थात अनेक अशुभ प्रकृतियां शुभ में बदल जाती है। यह कार्य 10वें गुणस्थान पर्यंत चलता है। तो 8वें से शुरू होता है और 10वें तक चलता है। क्या चलता है कि गुण संक्रमण हो रहा है, जो अशुभ प्रकृतियां थी वो शुभ रूप में कन्वर्ट हो रही है। 7वां पॉइंट, भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम असमान ही होते हैं। गुणस्थान के नाम के अनुसार प्रति समय परिणाम अपूर्व अपूर्व ही होते हैं। तो जैसे हमने देखा था कि ये अपूर्वकरण गुणस्थान है, यानी कि यहाँ पे जो परिणाम है वो नवीन नवीन हो रहे हैं। तो जैसे अधःकरण में हमने देखा था कि भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं। लेकिन अपूर्वकरण गुणस्थान में भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम असमान ही होंगे, समान नहीं हो सकते। पहले पहले समयवर्ती वाले जीवों के परिणाम समान हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई जीव पहले समय में एंटर हुआ है और कोई ऑलरेडी तीसरे समय में है, तो उनके परिणामों में सिमिलैरिटी कभी नहीं हो सकती है। ये बात अपूर्वकरण की विशेषता है ये। ठीक है, तो जो अधाकरण का चार्ट था, एक सेकंड चाची, अधाकरण का चार्ट था, उसमें जैसा चार्ट मैंने दिखाया था कि आप लोग सेम सेम समय में लाइन बना करके लिख सकते हैं कि परिणाम सेम भी और डिफरेंट भी, समान भी असमान भी। और पहला समय और तीसरा समय में भी आप लोग लिख सकते हैं समान भी और असमान भी। लेकिन अपूर्वकरण में लिखेंगे कि पहला समय और पहले समय का समान भी या असमान भी, लेकिन पहले और तीसरे समय के परिणाम असमान ही, ऐसा इस प्रकार से। क्योंकि प्रति समय नवीन नवीन परिणाम हो रहे हैं और अनंत गुनी विशुद्धि के साथ हो रहे हैं, तो वो विशुद्धता मैच नहीं हो सकती है, वो अपूर्व परिणाम ही रहेंगे। ठीक है चाची? आपने गुण श्रेणी निर्जरा में अनंत गुणी बोले कि असंख्य गुणी? मुझे अभी कंफर्म नहीं है, पर अभी के लिए असंख्य। असंख्यात। असंख्य। हाँ, अनंत नहीं होकर के असंख्यात गुणी निर्जरा है, उसे कहेंगे गुण श्रेणी निर्जरा। यानी कि पहले समय में जितने कर्म निर्जरित हो रहे हैं, उससे असंख्यात गुना दूसरे समय में, उससे भी असंख्यात गुना तीसरे समय में, इस प्रकार से ये गुण श्रेणी निर्जरा होती है। मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, समझिए, निर्जरा होती जा रही है, प्रशस्त प्रकृतियां बढ़ रही है, अप्रशस्त प्रकृतियां घट रही है, उनका संक्रमण, गुण संक्रमण हो रहा है, वो कन्वर्ट हो रही है। स्थिति जो बन रही है नवीन कर्मों की, वो घटती जा रही है। ऑलरेडी जो सत्ता में है, उनकी स्थिति और अनुभाग दोनों घटता जा रहा है, उससे हम कहते हैं स्थिति कांडक घात। तो इस प्रकार से ये सारा, मतलब आप सोच रहे हैं कर्म में कितनी ज्यादा खलबली मच गई। और वो भी सिर्फ ऐसा नहीं कह सकते कि जी यहाँ मुनिराज के परिणामों के कारण, कहने में तो यही आएगा कि परिणाम परिणाम की जगह है और कर्मों की अवस्था उसके अकॉर्डिंग हो रही है। यहाँ पर जबरन जीव के परिणाम कर्मों में कुछ खेल नहीं करते हैं। लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध ही इस प्रकार का है कि जहां पर यहाँ पे जीव के वितराग परिणाम बढ़ते जाते हैं और यहाँ उनकी स्थिति अनुभाग इत्यादि सब घटता जाता है, बदलता जाता है। ठीक है, फिर ये 7वां पॉइंट भी क्लियर हो गया, अपूर्व अपूर्व ही होते हैं जो परिणाम। फिर देखिए, एक अर्थात समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान तथा असमान दोनों प्रकार से हो सकते हैं। ये भी मैंने बता दिया कि अपूर्वकरण में पहले पहले समय में दो जीव हो तो उनके समान भी हो सकते हैं परिणाम, असमान भी हो सकते हैं, लेकिन भिन्न समयवर्ती के असमान ही होंगे। यहाँ उपशम श्रेणी का चढ़ते समय पहले भाग में मरण नहीं होता, अन्य भागों में मरण होता है। कोई उपशम श्रेणी वाला जीव हो, कोई मुनिराज जो उपशम श्रेणी चढ़ रहे हो, तो अपूर्व करण का जो पहला भाग है, अब वो जितने भी भाग में है, उसके पहले भाग में कभी भी जीव का मरण नहीं होगा। उसके बाद जीव का मरण हो सकता है, एक बात। दूसरी बात, उपशम श्रेणी से गिरते समय सभी भागों में मरण हो सकता है। यानी कि जब 7वें से 8वें में जाएंगे तो प्रथम भाग में मरण नहीं हो सकता, बाकी किसी भी भाग में हो सकता है। लेकिन जब 9वें से 8वें में गिरेंगे तो किसी भी, अगर मरण होना हो तो किसी भी भाग में हो सकता है, यानी पहले भाग में भी हो सकता है। तो वो जो
नहीं होने वाला, मरण नहीं होने का नियम है वो जब आठवें में आते हैं, सातवें से श्रेणी चढ़ते समय, तब प्रथम भाग में मरण नहीं होता है। क्षपक श्रेणी वालों का मरण होता ही नहीं, परंतु चौदहवें गुणस्थान के अंत में निर्वाण ही होता है। क्षपक श्रेणी वाले का उस भव में नियम से मोक्ष होता है, वे मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। इस प्रकार से ये आठवें गुणस्थान की पूरी चर्चा थी। इसमें किसी को कोई डाउट है? इसमें लास्ट में आपने क्या बोला था? मरण नहीं होता है मतलब मोक्ष होता है, तो एक लाइन वापस रिपीट करो ना, ये वाली बोल तो लाइन दिया आपने, वापस। यही तो है कि अच्छा मुनि यही जो है, अच्छा। क्षपक श्रेणी वाले मुनिराज है उनका मरण नहीं होता है, निर्वाण ही होता है। ओके ओके ओके, बस यही था। बस। अब अनिवृत्तिकरण गुणस्थान, गोमटसार जीव कांड की 57 नंबर की गाथा में ये बात आई है, परिभाषा आई है, पढ़ते हैं। होंति अणि अठेणोते पड़ी समयम जेसिमेक परिणामा विमलयर झाण हुयवह सिहाहि नित्तटकम मवणा। 3 मिनट में ये क्लास, ये मीटिंग एंड हो जाएगी, तो तुरंत सेकंड लिंक जो मैंने भेजी है उसमें आप लोग ज्वाइन करेंगे। अत्यंत निर्मल ध्यान रूपी अग्नि शिखाओं के द्वारा कर्म वन को दग्ध करने में समर्थ प्रत्येक समय के एक एक सुनिश्चित वृद्धिंगत वितरक परिणामों को अनिवृत्ति गुणस्थान कहते हैं। यानी कि यहाँ पर कुछ और विशेषता नहीं है, सिर्फ अनिवृत्तिकरण की विशेषता बताई है कि हर एक समय में सेम सेम परिणाम ही होंगे। अब जो आपने चार्ट बनाया था उसमें आपको क्या करना है कि पहले समयवर्ती दो मुनिराज हैं, उन दोनों के परिणाम समान ही, और भिन्न समयवर्ती मुनिराजों के परिणाम असमान ही। तो सेम सेम के सेम समय के सेम परिणाम और भिन्न समय के भिन्न परिणाम है, वो कभी सेम नहीं हो सकते हैं। तो प्रत्येक समय के एक एक सुनिश्चित वृद्धिंगत वीतराग परिणामों को अनिवृत्तिकरण कहते हैं। अब ये जो पैराग्राफ है इसे मैं स्किप कर रही हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। ये मतलब ये बस महिमा मंडित कर रहे हैं, तो वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। अपन सीधा भेद पे आते हैं। पहले इस गुणस्थान का पूर्ण नाम, अनिवृत्तिकरण बादर सांप्राय, सांप्राय यानी कषाय प्रविष्ट शुद्धि संयत गुणस्थान है। भेद, इसके दो भेद है, उपशमक अनिवृत्ति और क्षपक अनिवृत्ति। इसका इसके नाम का स्पष्टीकरण, अनिवृत्तिकरण दो शब्दों से, अनि अ प्लस निवृत्ति, अ यानी नहीं, निवृत्ति यानी भेद, और करण यानी परिणाम। तो मतलब जिन परिणामों में भेद नहीं पाया जाता है, सेम सेम समय के परिणामों में, उसे अनिवृत्ति कहते हैं, यानी कि भेद रहित सुनिश्चित समान परिणाम। बादर यानी स्थूल, जो बादर शब्द आया था नाम में, बादर सांप्राय प्रविष्ट, तो बादर यानी स्थूल, सांप्राय यानी कषाय, प्रविष्ट यानी प्रवेश को प्राप्त, शुद्धि यानी शुद्धोपयोग, संयत यानी स्वरूप में सम्यक्तया लीन। तो इस पूरे का मीनिंग क्या हुआ? चारित्र मोहनीय की 21 प्रकृतियों के उपशम क्षय में निमित्त होने वाले संज्वलन कषाय के मंदतम उदय रूप स्थूल कषाय के सद्भाव में, स्थूल कषाय के सद्भाव यानी कि यहाँ पर जो संज्वलन कषाय का मंदतम उदय है उसे भी स्थूल कषाय कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आगे जो 10वां गुणस्थान आएगा वो क्या हो जाएगा? सूक्ष्म लोक, यानी कि वहां सूक्ष्म कषाय है, इसलिए। तो स्थूल कषाय के सद्भाव में सुनिश्चित विशिष्ट वृद्धिंगत स्वरूप लीन शुद्धोपयोग परिणाम युक्त जीव अनिवृत्तिकरण बादर सांप्राय प्रविष्ट शुद्धि संयत है। मीटिंग एंड कभी भी हो जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक ही बात को ध्यान में रखना है कि यहाँ जो कषाय है वो कैसी है? स्थूल सांप्राय, बादर सांप्राय, बादर यानी स्थूल है, और यहाँ पर प्रत्येक समय के परिणाम सुनिश्चित वृद्धिंगत है, यानी कि एक तो सेम समय के सेम परिणाम, और वो परिणाम कैसे है? बढ़ते जा रहे हैं। इसमें एक बात ध्यान रखनी कि जो 7वें गुणस्थान में आवश्यक कार्य हो रहे हैं, 8वें गुणस्थान में जो आवश्यक कार्य है वो कंटिन्यूएशन में है। वो ऐसा नहीं है कि 8वें में ही हो रहे हैं, वो 9वें में भी होते हैं, 10वें में भी होते हैं, जब तक कि कषाय पूरी या तो दब नहीं जाती या क्षय नहीं हो जाती। उनका वो गुण श्रेणी निर्जरा कांडक घात इत्यादि बंधापसरण ये सब होता ही रहता है।